नमस्कार दोस्तों, स्टेट एग्जाम में मैं मुकेश कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्त, आज पढ़ेंगे हम भारत का संविधान में। जो मान लीजिए कभी ये आपका आखिरी क्लास है आज का। पूरा भारत का संविधान ख़त्म हो जाएगा। ये आखिरी बचा हुआ था कुछ पार्ट, वो आपको मैं जो समय समय पे बहुत सारे अधिनियम बने सरकार में, समय समय पे, जैसे में कंपनी का शासन और सम्राट का शासन अलग अलग था, आप लोग देख सकते हैं। उसके बारे में जान जाएँ कि भारत शासन अधिनियम 1935 क्या, 1919 क्या है, ठीक है, 1909 के, इसके बारे में पूरा आज विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास थोड़ा लंबा होगा और कहेंगे बोर्ड पे लिख के क्यों नहीं बताया था दोस्त। देखिए ये इतना है कि मतलब 20 स्लाइड है, 20 स्लाइड को बोर्ड पे लिखेंगे तो कम से कम 3 दिन इसी चैप्टर को पढ़ाने में लगता मुझे। इसी की वजह से दोस्त हम नहीं लिख पाए। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए ये आखिरी क्लास है, इसमें रटने वाला ही बात है, कुछ समझाने वाला बात तो है नहीं। देखिए लिखा है कि देखिए ब्रिटिश काल के अंतर्गत समय समय पर पारित अधिनियमों ने भारतीय संविधान की आधारशिला रखी। ठीक है, इन्हें दो भागों में बांट के देख सकते हैं। पहला कंपनी का शासन 1773 से 1858। उसके बाद पता है ना कि सम्राट का शासन आ गया था। इस समय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया वायसराय। ठीक, सम्राट का शासन 1858 से 1947 तक। ये आपको बात समझ में आ गया होगा। चलिए पहले कंपनी का शासन देखेंगे 1858 तक, 1773 से लेकर। ठीक है, उसके बाद हम आगे इस परिणाम में बढ़ेंगे। ठीक है, पहला चलते हैं आगे, देख लेते हैं। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आप लोग को पता होगा, कहीं थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो देख लीजिए। यहाँ देखिए इसमें है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का सृजन हुआ। ठीक, निर्माण हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का सृजन हुआ। प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वारेन हेस्टिंग। दोस्त ये बहुत महत्वपूर्ण, देखिए प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है, बंगाल का, भारत का नहीं, बंगाल का। भारत का गवर्नर जनरल अलग है। ठीक है, देखिए कलकत्ता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। पूछता है किस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश उस समय थे। ठीक, प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे बने, ये महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद रखें। ठीक है, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या है आप लोग देख चुके हैं। ठीक है, बस एक बार इसको एक नज़र सरसरी निगाह से देखते चलिएगा, उसके बाद नोट डाउन करके एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब आ गया 1781 का संशोधन अधिनियम। ठीक, गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। कहने का मतलब है कि अगर ये गवर्नर जनरल है, उसकी काउंसिल में और जो निर्णय होगा उसे सुप्रीम कोर्ट में हम चुनौती नहीं दे सकते हैं, ये उसे मुक्त कर दिया गया। ठीक है, राजस्व संबंधी सभी मामले सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिए गए। जितने भी राजस्व संबंधी मामले थे वो बाहर कर दिए गए। ठीक है, ये पूछा जाता है कि किस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा या किस संशोधन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से राजस्व संबंधी मामले बाहर कर दिए गए थे। ठीक, ऐसे ऐसे सवाल आता है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, कलकत्ता के सभी निवासी को सुप्रीम कोर्ट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दिया गया, ये बात आपको याद रखना है। ठीक, आगे देख लीजिए क्या है। 1774 पीट्स इंडिया एक्ट, ये महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रख। ठीक है, अन्य नाम एक्ट ऑफ सेटलमेंट। पूछता है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट किसका नाम है, तो 1784 पीट्स इंडिया एक्ट का ही नाम है। ठीक है, कंपनी के व्यापारी एवं राजनीतिक कार्यों को अलग किया गया। कंपनी के व्यापारी और राजनीतिक कार्यों को दोनों को अलग कर दिया गया 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। ठीक है, इस प्रकार कंपनी के प्रशासन के संबंधों में द्वैध शासन की व्यवस्था का आरंभ हो गया। द्वैध शासन का कब आरंभ हुआ, तो 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट के तहत। ठीक, कंपनी के राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन। देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया 1784 पीट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। ठीक है, ब्रिटिश सरकार को, माफ कीजिएगा सरकार ऐसे रहेगा, सरकार को कंपनी के प्रशासन और कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। ठीक, शासन देख लीजिएगा, ये बीच में ऐसे लगा लीजिएगा। ठीक है, भारत में कंपनी का अधीन क्षेत्र पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। ठीक,
अब देखते हैं 1786 का अधिनियम। ठीक, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल द्वारा अपनी काउंसिल के निर्माण, ठीक है, माफ कीजिएगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल द्वारा अपनी काउंसिल के निर्णय मानने की बाध्य को हटा दिया गया। मैंने अपने निर्णय को मानने के लिए बाध्य को हटा दिया गया 1786 का अधिनियम को। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को कमांडर इन चीफ सर्वोच्च सेनापति बना दिया गया। ठीक, गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ बना दिया गया, ये आपको बात याद रखना है, ये ही सवाल आता है। ठीक है, ये आपको इतिहास में भी पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, मैं यहाँ पढ़ा दे रहा हूँ, आप लोग इतिहास भी मत पढ़िएगा। 1793 का चार्टर एक्ट कंपनी के भारत में व्यापार के एकाधिकार को अमल 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के जितने भी अधिकार थे उसको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, कंपनी के कर्मचारियों तथा उच्च अधिकारियों का वेतन भारतीय राजस्व से दिए जाने की व्यवस्था की गई। महत्वपूर्ण है, 1793 का रेगुलेटिंग एक्ट या चार्टर एक्ट महत्वपूर्ण है। ठीक है, 1833 का चार्टर एक्ट भारत के केंद्रीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण एक्ट है। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अभी इस बार बिहार साहिब में एग्जाम में आया था कि किस चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक को बनाया गया। तो 1833 का चार्टर एक्ट महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। देखिए, वायसराय और गवर्नर जनरल में अंतर है, याद रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी के एक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। जो व्यापारी के एक अधिकार था ना, वो समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक एवं प्रशासनिक इकाई बन गई थी। ठीक है, कंपनी के एक अधिकार, व्यापार के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ये महत्वपूर्ण, देख लीजिएगा। सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगी, यहाँ माफ कीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हुआ है, खुली प्रतियोगी आयोजित करने का प्रयास किया गया। मैंने खुली प्रतियोगिता आयोजित करने का प्रयास किया गया। ठीक है, सिविल सेवकों। ठीक है, यूपीएससी की बात कर रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। 1853 का चार्टर एक्ट पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया। ठीक, केंद्रीय विधान परिषद, जरूरी है, इसको याद रखिए। केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया किस अधिनियम, किस चार्टर एक्ट के द्वारा? केंद्रीय विधान परिषद का गठन हुआ तो 1853। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आरंभ किया गया। माफ कीजिएगा, थोड़ा उसमें कट गया था, ये इसमें है, उसको हटा दीजिएगा। ठीक है, 1858 का अधिनियम ब्रिटिश भारत में कंपनी शासन का अंत। अब ब्रिटिश भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में, क्राउन तो समझते हैं, रानी के हाथ में। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय रखा गया। देखिए, पहले बंगाल के गवर्नर जनरल, उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल, अब वायसराय। ठीक, भारत सचिव नामक एक नए पद का सृजन हुआ। भारत सचिव के सहायता हेतु एक सहकारी परिषद का गठन किया गया। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने, याद रखना है, लॉर्ड कैनिंग बने। ठीक है, 1861 भारत परिषद अधिनियम कानून निर्माण की प्रक्रिया में भारतीय को शामिल करने की शुरुआत की गई। ठीक है, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियाँ पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। और वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार, यही मुख्य है कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस एक्ट के द्वारा मिला है, यही आपके जरूरी है। तो 1861 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, आगे देख लीजिए। 1892 का भारत परिषद अधिनियम केंद्रीय विधान परिषद में गैर सरकारी
सदस्य की संख्या और बढ़ा दी गई। ठीक है, जितने भी परिषद केंद्रीय विधान परिषद की संख्या थी उसमें गैर सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, मतलब भारतीयों की संख्या बढ़ा दी गई। कहने का मतलब यहाँ है गैर सरकारी सदस्यों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। पहले जो बजट आता था तो ब्रिटिश लोग आपस में ही समझ बूझ लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं। 1892 एक्ट के द्वारा भारत परिषद अधिनियम के बाद ऐसा नहीं किया गया। एक्ट बोल रहा हूँ या अधिनियम बोल रहा हूँ दोस्त, एक ही बात है। एक्ट इंग्लिश है और हिंदी अधिनियम है। 1909 भारत परिषद अधिनियम, इसे मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। ये महत्वपूर्ण है, देखिए इसको वेरी लिख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये। 1909 भारत परिषद अधिनियम, इसे मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। केंद्रीय एवं विधान परिषदों में सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने और बजट पर संकल्प रखने का जैसे अधिकार दिए गए। ठीक, आगे देख लेते हैं इसके बारे में और क्या है। पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र नाथ लिख लीजिएगा, ठीक है, सत्येंद्र नाथ सिन्हा वायसराय की कार्य परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य विधि बने। ये जरूरी है, सत्येंद्र नाथ सिन्हा का आप लोग नाम याद रखिएगा। ठीक है, पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है। प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया, ये बहुत जरूरी है, आपको याद रखना है। यही तो है मुख्य फैक्ट कि पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो 1909 मार्ले मिंटो। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। अब 1919 का ये तो, और जब इसके आगे जाएंगे तो सारा महत्वपूर्ण मिलेगा। 1919 का भारत शासन अधिनियम, मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, केंद्र और प्रांतों में विषयों का विभाजन। हालांकि सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा। ठीक, मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, केंद्र और प्रांतों में विषयों का विभाजन। हालांकि सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा। प्रांतीय विषयों को पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया, हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित और आरक्षित 2 मुख्य बातें आपको याद रखना है। ठीक है, अब हस्तांतरित का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। इस पर गवर्नर का शासन होता था। इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। समझ गए ना, कि विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। ठीक है, अब आरक्षित विषय की बात आ गई कि आरक्षित विषय क्या है। आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था। जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे वो हस्तांतरित उत्तरदायी होते थे विधान परिषद के, और ये उत्तरदायी नहीं होता है विधान परिषद के। ठीक है, आरक्षित विषय। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विकास, यही मुख्य है। ठीक है, यही मुख्य है आपके लिए। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विकास किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? मांटेग्यू चेम्सफोर्ड 1919। देखिए, सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन का सिद्धांत को विस्तृत कर दिया गया। रोलेट एक्ट पढ़े ना 1919? नहीं पढ़े तो पढ़े तो होंगे, पढ़ाए होंगे, देख लेंगे, देख लीजिएगा, नहीं होंगे तो फिर पढ़ा देंगे। मताधिकार, संपत्ति कर एवं शिक्षा के आधार पर सीमित लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान 1926 में सिविल सेवकों के भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया 1926। ये मुख्य बात है, आपको याद रखना है। ठीक है, कि सिविल सेवकों के भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कितना में किया गया? सन 1926। यही आपका मुख्य फैक्ट है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब बजट के बारे में देख लीजिए थोड़ा, क्योंकि बजट पर ही तो बहस होती है ना। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया, मतलब राज्य का बजट अलग और केंद्र का बजट अलग। ठीक है, राज्य विधानसभाओं को
अपना बजट स्वयं बनाने का अधिकार दिया गया। किस एक्ट के द्वारा? 1919, याद रखिएगा। अब 1935 भारत शासन अधिनियम। अखिल भारतीय संघ, केंद्र और उसकी इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन बहुत जरूरी है। आधा संविधान 1935 अधिनियम पर ही चलता है। केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, वही ना, केंद्र राज्य के शक्तियों का बंटवारा हुआ था। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची आपको मैं पीछे भी पढ़ा चुका हूं, नहीं तो इसमें भी देख लीजिए। हालांकि यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। ठीक, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का समापन हुआ। प्रांतों में, ठीक है, अपरांतीय स्वायत्ता का आरंभ, राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुरुआत। देखिए, केंद्र में द्वैध शासन और वहाँ प्रांतों में खत्म करके केंद्र में लग गया। ठीक है, संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा। हालांकि यह प्रावधान कभी लागू नहीं हो सका। ठीक है, अब देख लीजिए और एक बात है, सांप्रदायिक प्रतिनिधि व्यवस्था का विस्तार। दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई। देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना सबसे मुख्य है, याद रखेगा, 1935 शासन अधिनियम के द्वारा हुआ है। ठीक है, संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना के साथ ही प्रांतीय सेवा आयोग तथा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना 1935, रिजर्व बैंक की स्थापना 1935। केंद्र और राज्यों के विषय में जो भी शक्तियों का बंटवारा हुआ वो भी 1935, बात याद रखना है। ठीक है, अब आ गया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत में ब्रिटिश राज्य समाप्त कर 15 अगस्त 1947 से स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। भारत का स्वतंत्र गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया, माफ कीजिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। ठीक है, और स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल पूछे तो श्री राजगोपालाचारी। चलिए दोस्त, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आप सभी दोस्तों को। बाय बाय दोस्त। वीडियो को शेयर करते रहिएगा। जो स्लाइड है इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा। यकीन मानिएगा दोस्त, आपका तैयारी एकदम महत्वपूर्ण हो जाएगी। चलिए दोस्त, वीडियो को देखने के लिए बाय बाय आप सभी दोस्तों को।